नमस्कार, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं 23 मई के रोज की सुर्खियां। पहली सुर्खी ऑस्ट्रेलिया से है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑस्ट्रेलिया में ही हैं। हमने आपको 22 मई की सुर्खियों में बताया ही था कि जापान और पापुआ न्यू गिनी की यात्रा के बाद प्रधानमंत्री मोदी अपनी यात्रा के अंतिम चरण में ऑस्ट्रेलिया के सिडनी पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री को सिडनी के ओलंपिक पार्क में 20,000 से ज़्यादा भारतीय मूल के लोगों को संबोधित करना था। आज ये कार्यक्रम हुआ, उनका भव्य स्वागत हुआ, नारेबाजी हुई, मोदी मोदी, वंदे मातरम, भारत माता की जय इत्यादि नारे लगे। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज़ ने नरेंद्र मोदी को बॉस ही बता दिया। आप खुद सुन लीजिए। And what a joy it is to get to welcome Prime Minister Modi here with all of you. I get to speak to some pretty big crowds as Prime Minister, but I have to say that the warmth and the energy here tonight is absolutely second to none. I said to my friend the Prime Minister before, the last time I saw someone on the stage here was Bruce Springsteen, and he didn't get the welcome that Prime Minister Modi has got. Prime Minister Modi is the boss. इसके बाद प्रधानमंत्री भी बोले। उन्होंने 3 सूत्र ही दे दिए, CCC, DDD और EEE। क्या मतलब हो इस बात का, खुद प्रधानमंत्री से सुनिए। जब कहा जाता था कि भारत ऑस्ट्रेलिया के संबंधों को 3C डिफाइन करते हैं, ऐसा पहले कहा जाता था। कि कौन से 3C हैं? कॉमनवेल्थ, क्रिकेट और करी। इसके बाद कहा गया कि भारत ऑस्ट्रेलिया के संबंध 3D पर आधारित है। डेमोक्रेसी, डायस्पोरा और दोस्ती। कुछ लोगों ने यह भी कहा कि भारत ऑस्ट्रेलिया के संबंध 3E पर आधारित है। एनर्जी, इकोनॉमी और एजुकेशन। यानी कभी C, कभी D, कभी E। अलग अलग कालखंड में ये बात संभवतः सही भी रही है, लेकिन भारत और ऑस्ट्रेलिया के ऐतिहासिक संबंधों का विस्तार इससे कहीं ज्यादा बड़ा है। एक तरफ प्रधानमंत्री का शानदार स्वागत हुआ और दूसरी तरफ उसी देश की संसद में BBC ने जो डॉक्यूमेंट्री बनाई है नरेंद्र मोदी पर, उससे दिखाया जाना। इस डॉक्यूमेंट्री पर हिंदुस्तान में बड़ा विवाद हुआ था। स्क्रीनिंग का आयोजन कुछ सांसदों और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने किया है। दूसरी सुर्खी जुड़ी तो दिल्ली से है, लेकिन आई कोलकाता से है। दिल्ली में सरकारी अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर जारी विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से फैसला दिल्ली सरकार के पक्ष में आ गया तो केंद्र की मोदी सरकार राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण अध्यादेश लेकर आ गई, जिसके बाद अब दिल्ली के मुख्यमंत्री विपक्षी दलों से मुलाकात कर समर्थन की अपील कर रहे हैं। आज अरविंद केजरीवाल कोलकाता पहुंचे और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से उन्होंने मुलाकात की। उनके साथ पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, राज्यसभा सांसद संजय सिंह, राघव चड्ढा और दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी भी मौजूद थी। मुलाकात के बाद ममता बनर्जी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी केंद्र सरकार जो अध्यादेश लेकर आई है उसका हम विरोध करेंगे और मैं सभी पार्टियों को इस मुद्दे पर साथ आने की अपील करती हूँ। हम हर पार्टी को विनती करने चाहूंगी कि अगर आपका एक साथ में काम करने का मन है, दिल है, दिमाग है, तो मेरे को हम्बल रिगार्ड्स होगा, मेरे को अपील होगा कि एक वोट भी बीजेपी को नहीं देके हर पॉलिटिकल पार्टी, इवन देयर आर सम बीजेपी पार्टी मेंबर्स आल्सो, दे आर आल्सो नॉट हैप्पी। आई विल रिक्वेस्ट देम आल्सो गिव वोट टू non BJP party this against of ordinance। ममता ने केंद्र पर हमला बोलते हुए कहा कि ईगो की एक लिमिट होती है, जो भी मर्जी आए वो नहीं कर सकते। हमें इस बात की चिंता है कि कहीं संविधान और देश का नाम ही ना बदल दिया जाए।
केजरीवाल ने ममता बनर्जी को अपनी बड़ी बहन जैसा बताते हुए कहा कि केंद्र ने हमारी सारी शक्ति छीन ली है। मैं दीदी का धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने राज्यसभा में हमारा समर्थन करने की बात कही है। अगर राज्यसभा में बिल गिर जाता है तो ये 2024 से पहले सेमीफाइनल की तरह होगा। नॉन बीजेपी गवर्नमेंट को काम ही नहीं करने देते। हमने वेस्ट बंगाल में भी देखा गवर्नर कैसे तंग कर रहे हैं, हमने वहाँ भी देखा, पंजाब में भी देख रहे हैं, पूरे तमिलनाडु में देख रहे हैं, तेलंगाना में देख रहे हैं किस तरह से गवर्नर तंग कर रहे हैं। और अब दिल्ली के अंदर इन्होंने जो किया वो तो बिल्कुल ही जनतंत्र के खिलाफ है। एक तरह से ये बोल रहे हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं मानते। तो ये इनको बहुत ज़्यादा अहंकार हो गया है, और अहंकार जब हो जाता है आदमी को तो फिर वो बहुत स्वार्थी हो जाता है, फिर वो देश के बारे में नहीं सोचता। तो मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में देश की जनता को ये देख के अब इस अहंकारी सरकार को हटाना चाहिए। तो एक तो मैं दीदी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि राज्यसभा के अंदर इन्होंने कहा कि हम सपोर्ट करेंगे, और मैं समझता हूँ कि अगर राज्यसभा में ये बिल गिर जाता है तो ये एक तरह से सेमीफाइनल हो जाएगा 2024 का। यानी केजरीवाल राज्यसभा में बिल का विरोध करने के लिए विपक्षी दलों का समर्थन लेने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने अब तक इस पर कोई फैसला नहीं लिया है। कांग्रेस के महासचिव के.सी. वेणुगोपाल ने ट्वीट कर कहा कि कांग्रेस पार्टी अपनी राज्य इकाइयों और सहयोगी दलों से बातचीत करने के बाद इस पर फैसला लेगी। हालांकि कांग्रेस के कई नेताओं ने खुलकर केजरीवाल का विरोध किया है। इसमें दिल्ली इकाई के नेता अजय माकन और संदीप दीक्षित का नाम प्रमुख है। अगली सुर्खी जुड़ी है देश के सबसे बड़े इम्तिहान से। संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी ने सिविल सर्विस एग्जाम 2022 का रिजल्ट जारी कर दिया है। टॉपर्स की लिस्ट में लड़कियों का ही दबदबा है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स की इशिता किशोर ने टॉप किया है। इशिता ने पहली रैंक हासिल की है, वहीं गरिमा लोहिया ने दूसरी और उमा हर्थी ने तीसरी रैंक हासिल की है। यूपीएससी की तरफ से परीक्षा के 3 स्टेजेस के बाद फाइनल रिजल्ट जारी किया जाता है। 3 स्टेज हैं, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। साल 2022 की परीक्षा के लिए यूपीएससी ने 1162 पोस्ट पर वैकेंसी निकाली थी। इसमें 151 पोस्ट इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के लिए थी। 2022 की परीक्षा के प्रीलिम्स एग्जाम में 5 लाख से ज़्यादा कैंडिडेट्स बैठे थे। सितंबर 2022 में मेंस एग्जाम हुआ, जिसमें कुल 13,090 कैंडिडेट्स ने पेपर भरा। इसमें कुल 2,529 कैंडिडेट्स सफल हुए, जिन्हें इंटरव्यू के लिए यानी पर्सनैलिटी टेस्ट के लिए कॉल लेटर आया था। ये टेस्ट इस साल जनवरी से मई के बीच आयोजित कराए गए थे। फाइनल रिजल्ट में कुल 933 कैंडिडेट्स को सिलेक्ट किया गया है। इसमें 613 पुरुष कैंडिडेट्स हैं और 320 महिला कैंडिडेट्स हैं। कुल 345 कैंडिडेट्स जनरल कैटेगरी के हैं, वहीं 99 ईडब्ल्यूएस, 263 ओबीसी, 154 एससी और 72 एसटी कैटेगरी के हैं। इसके अलावा 178 कैंडिडेट्स को रिजर्व लिस्ट में रखा गया है। चौथी सुर्खी अडानी मामले से जुड़ी हुई है, यानी सुप्रीम कोर्ट के पैनल से क्लीन चिट मिलने के बाद से ही अडानी ग्रुप के शेयर्स पे बम्पर तेजी दर्ज हुई है। बीते रोज यानी 22 मई को अडानी एंटरप्राइजेस का शेयर 18.84% उछल गया था। अहमदाबाद के स्टॉक ब्रोकर्स के मुताबिक हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद से ये अडानी के शेयर्स के लिए सबसे अच्छा दिन था। समूह की अन्य कंपनीज के शेयर भी चढ़े। कितना बता देते हैं। अडानी विल्मर 10%, अडानी पोर्ट्स 6%, सीमेंट कंपनी अंबुजा सीमेंट्स 5%, अडानी पावर 5%, अडानी ट्रांसमिशन 5% और अडानी ग्रीन एनर्जी और अडानी टोटल गैस में 5% की बढ़ोतरी हुई है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व न्यायाधीश जस्टिस AM सप्रे की अध्यक्षता में जो समिति बनाई थी, उन्होंने 8 मई को ये रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा की थी और 19 मई को इसे सार्वजनिक किया गया। अपने 173 पन्नों की रिपोर्ट में समिति ने कहा कि सेबी की जांच के आधार पर गौतम अडानी की कंपनियों में हेरफेर का कोई स्पष्ट पैटर्न नहीं दिखता। समिति के निष्कर्षों पर सवाल भी वैसे उठ रहे हैं। आखिरी सुर्खी आपकी जेब से है, जेब में रहने वाले फ़ोन से है। व्हाट्सएप ने अपने यूज़र्स के लिए एक नया और ज़रूरी फीचर ऐड किया है। कभी कभी ऐसा होता है कि आप कोई औपचारिक मैसेज भेज रहे हैं और कुछ गलत चला जाता है, तब आप क्या करते हैं, या तो टाइपो एरर लिखकर और स्टार मार्क लगाकर माफ़ी मांगते हैं या डिलीट फॉर ऑल वाला ऑप्शन चुनते हैं। लेकिन अब इससे आप बच भी सकते हैं। अब से मैसेज भेजने के बाद भी उसे एडिट करना संभव होगा। कैसे होगा ये काम? भूल सुधार के लिए आपको उस मैसेज पर लॉन्ग प्रेस करना होगा। कॉपी के साथ एडिट का ऑप्शन आपको यहीं मिल जाएगा। हालांकि आप जिस मैसेज को एडिट करेंगे उसके आगे उसका टाइम और एडिटेड लिखा नजर आएगा, यानी एडिटिंग के बाद अगले व्यक्ति को पता लग ही जाएगा कि आपने कुछ गौर कर दिया था, लेकिन ये नहीं पता चलेगा कि आपने क्या मैसेज भेजा था। व्हाट्सएप ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से इस फीचर का ऐलान किया है।
एडिट फीचर का इस्तेमाल करने के लिए आपको ऐप का लेटेस्ट वर्जन प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से लेटेस्ट डाउनलोड करना होगा। अगर इसके बाद भी फीचर नहीं दिखता तो थोड़ा धीरे धीरे, जल्द ही आप तक ये अपडेट पहुंच ही जाएगा। अगली सुर्खी पे आते हैं। 19 मई को आरबीआई ने 2000 के नोट बदलने को लेकर दिशा निर्देश जारी किए थे। कहा था कि क्लीन नोट पॉलिसी के तहत 2000 रुपए के नोट बदले जाएंगे। इसके लिए आरबीआई ने 30 सितंबर तक की तारीख भी तय की थी, यानी इस दिन तक बैंक में नोट जमा या एक्सचेंज किए जा सकते हैं। आप खाते में पैसे जमा करा सकते हैं या फिर नोट दीजिए और दूसरे नोट लेके जाइए। आरबीआई की ओर से कहा गया था कि बैंक से नोट बदलवाने या जमा करने पर कोई कागजी कार्रवाई नहीं करनी पड़ेगी, आईडी वगैरह भी आपसे नहीं मांगी जाएगी। आज से नोट बदलने का काम शुरू भी हुआ तो लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। पहले दिन बैंक्स के सामने नोट बदलवाने और जमा कराने के लिए काफ़ी लाइंस नजर आईं। आज तक की खबर के मुताबिक कई जगहों पर लोगों ने नोट जमा करने के लिए आईडी मांगने की शिकायत दर्ज कराई। इसके अलावा लोगों ने ये भी शिकायत की कि बैंक नोट एक्सचेंज करने की बजाय पैसा खाते में जमा करने के लिए कह रहे हैं। ये थी आज की सुर्खियां। अगले एपिसोड में आपसे मुलाकात होगी। अपना ध्यान रखिए। शुक्रिया।